हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीडीएस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन्स इज। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? CnH2n। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये भी देखते हैं कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, या फिर एल्काइन क्या होता है। तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, सबसे पहले तो वो क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है और कार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये होते हैं दो तरीके के। एक तो हम यहाँ पे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, और एक हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला अभी कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं दो तरीके के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो हम यहाँ पे उन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर हम कार्बन को देखें तो जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में होगा न्यूक्लियस। जो इनर मोस्ट शेल आएगा उसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो इसके बाहर वाला शेल आएगा, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल आएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हर एक एटम को अगर स्टेबिलिटी अटेन करनी है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो ये कितने एलिमेंट्स के साथ बाइंड कर सकता है? 4 एलिमेंट्स के साथ बाइंड करता है, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो कार्बन और कार्बन है उसके बीच में अगर सिंगल बॉन्डिंग ही एग्जिस्ट कर रही है, तो ये जो कार्बन होगा वो फर्दर कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और एक कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। तो अब देखो, ये जो अपने पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसके अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? एल्केन्स। एल्केन्स का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो रही होगी। जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तब उसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं एल्कीन्स और एक हम पढ़ते हैं एल्काइंस। जब हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में, तो देखो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी। बना तो सकता है 4 बॉन्डिंग, तो 2 बॉन्डिंग इसने कार्बन के साथ कर दी, यानी कि अब यहाँ पे हमें फर्दर कितने हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे? एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हमें कितने हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एल्काइंस के बारे में, तो एल्काइंस में क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है वो दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग में एग्जिस्ट करता है। तो 4 बॉन्ड कर सकता था, 3 बॉन्डिंग तो कार्बन के साथ कर ली, यानी कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्डिंग कर पाएगा। ठीक है, तो ये है अपने पास एल्केन्स, ये है अपने पास एल्कीन्स और ये है अपने पास एल्काइंस। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए इन सबके केमिकल फार्मूलाज के बारे में, तो देखो एल्केन्स में क्या हो रहा है, अगर तुम जैसे यहाँ पे भी काउंट करो, कार्बन कितने हैं? 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो हमें देखो क्या देखने को मिलेगा, ये जो जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, उसका अगर तुम डबल कर दोगे और प्लस कर दोगे 2 से, जैसे यहाँ पर ये जो कार्बन है यहाँ पे कितने हैं? ये 2 कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 में 2 प्लस कर दोगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो जब भी हम बात करते हैं एल्केन्स के बारे में, तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? CN, यानी कि N यानी कि कोई भी नंबर, और H2N+2 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे? ये जो N है अपने पास कोई भी नंबर है उसका डबल करके +2 कर दो। अगर मैं यहाँ पे एल्कीन्स के बारे में बात करूँ, अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं? 4 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, राइट। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन कम है, यानी कि अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? CnH
2n -2 ही करोगे सिर्फ, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कम है एल्केन से, 2 ही कम है। तो यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CnH2n बन जाएगा। अगर मैं एल्काइंस के बारे में बात करूँ तो और 2 हाइड्रोजन कम हो गए, है ना। यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, CnH2n -2। ठीक है, तुमने बस यहाँ पे क्या करना है, -2 करते जाना है। जैसे कि अब मैं दोबारा से लिख रही हूँ, देखना। जब हमने बात की थी एल्केन के बारे में, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n +2। जब हमने बात की थी एल्कीन के बारे में तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आया था, CnH2n, बस। ठीक है, 2 हाइड्रोजन कम कर दो। और जब हमने बात की एल्काइन के बारे में, यानी कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, CnH2n -2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे एल्केन, यहाँ पे जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला पूछा, एल्कीन का भी नहीं, एल्केन का जनरल फार्मूला पूछा हुआ है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, CnH2n +2 बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन होता तब जाके यहाँ पे CnH2n बनता। तो यहाँ पे अभी के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिकर ट्रेजेडीज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा इज। फर्स्ट ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, सेकेंड ऑप्शन है अमाइल अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है बेंजाइल अल्कोहल एंड फोर्थ ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो भी लिकर ट्रेजेडीज़ वगैरह होती है, कि मान लो गलती से लिकर पी ली, अल्कोहल वगैरह पी लिया, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होगी, तो वो कौन सी अल्कोहल की वजह से होता है, तो वो होता है मिथाइल अल्कोहल की वजह से। ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है इसका नाम दूसरा क्या होता है, मिथेनॉल। और ये जो मिथेनॉल होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C, बेसिकली यहाँ पे OH लगता है, एक ही कार्बन आएगा तो यहाँ पे आ गया OH, और साथ में इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे मिथेनॉल, या फिर अगर कॉमन नेम बोलना तो हम इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है बहुत ज़्यादा फैटल होता है, अगर तुम इसको कंज्यूम कर लोगे, ठीक है कि ब्लाइंडनेस तो होती है, लेकिन अगर इसको तुम लार्ज अमाउंट में लेते हो तो इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ये फेटल भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है अगर इसको स्वेलो किया जाए तो, और अगर ये इनहेल भी कर लिया जाए या फिर स्किन के थ्रू भी अगर एब्जॉर्ब हो जाए तब भी ये हार्मफुल होता है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसे मिथेनॉल को नॉन पॉइजनस बना सके। इसके अलावा ये जो मिथेनॉल होता है वो और क्या क्या कॉज कर सकता है, आईज़ में इरिटेशन कॉज करता है, स्किन में इरिटेशन कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन कॉज कर सकता है, इवन ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि अपना ब्रेन वाला पार्ट एंड स्पाइनल कोड वाला पार्ट, इसको भी ये क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। साथ के साथ लीवर, अगर हम किसी भी अल्कोहल के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली वो किसको इफेक्ट कर रहा होगा, लीवर को तो इफेक्ट कर ही रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है या फिर ये जो मिथेनॉल होती है उसके काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपाउंड ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव। ये जो ऑयल ऑफ क्लोव, क्लोव यानी कि जो लौंग होती है, तो जो ऑयल होता है क्लोव का उसमें एक्टिव कंपाउंड कौन सा होता है, मेंथोल, यूगेनॉल, मिथेनॉल या फिर बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा यूगेनॉल। ये जो यूगेनॉल होता है ना, ये कैसा होता है, एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया को मार सकता है। इसके अलावा ये और कैसा होता है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है बेसिकली वो दवाइयाँ होती है जो कि पेन को रिलीव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो तुम ये पेन किलर्स वगैरह लेते हो, ये कौन सी दवाइयों के अंदर आती है, ये आती है एनाल्जेसिक के अंदर। ठीक है, तो यूगेनॉल कैसा होता है, एंटीबैक्टीरियल, ये होता है एनाल्जेसिक, और साथ में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती है। ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है डेंटिस्ट्री में, ताकि ये जो टूथेक वगैरह है या फिर जो पल्पाइटिस है, पल्पाइटिस का मतलब होता है कि जो पल्प टिश्यू होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं,
ऑयल ऑफ क्लोव का इस्तेमाल करते हैं। ये जो यूगेनॉल होता है, यूगेनॉल का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, यानी कि बीच में तुमने क्या बनाया, बेंजीन की रिंग बनाई, ठीक है। एक जगह लगाया एल्कोहल वाला पार्ट यानी कि OH वाला पार्ट, एक तरफ तुमने यहाँ पे क्या लगाया, CH2 डबल बॉन्ड में है, और एक यहाँ पे OCH3 लगाया। तो ये क्या है, अपने पास यूगेनॉल है। किसके अंदर यूगेनॉल एक्टिव कंपाउंड होता है, ऑयल ऑफ क्लोव के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड इन वाटर यूज्ड इन द रेडिएटर्स ऑफ कार्स ड्यूरिंग विंटर, दिस रिजल्ट्स। अब देखो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मली अगर हम पानी के बारे में देखें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तुम कोई जगह देखोगे वहाँ पे जो टेम्परेचर जा रहा होता है वो माइनस में जा रहा होता है, लेकिन स्टिल ये जो कार्स वगैरह, कार के अंदर जो रेडिएटर में पानी डाला जाता है वो फ्रीज़ नहीं होता है। ये जो कार के अंदर जो रेडिएटर्स है, रेडिएटर के अंदर जो पानी है वो फ्रीज़ क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या डालते हैं, हम उसके अंदर डालते हैं एंटी फ्रीज़। अब देखो नाम से पता लग रहा है एंटी फ्रीज़, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि पानी के, ये जो अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का, उसको कम कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखूँ 0, -1, -2, -3 और ऊपर लिख रही हूँ मैं +1, +2, +3 बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि नॉर्मल ये जो पानी होता है वो कब फ्रीज़ करना शुरू करता है, वो फ्रीज़ करना शुरू करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मेरा पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ ना करे, इवन जो उससे भी कम टेम्परेचर है उस पर भी फ्रीज़ ना करे। तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, एंटी फ्रीज़। और कौन सा एंटी फ्रीज़ हम डालते हैं यहाँ पे, इथाइलिन ग्लाइकोल को डालते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, कार्बन, इसके साथ लगा OH, यहाँ पे भी क्या लगा, OH लगा, और साथ में यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। तो ये क्या बन गया अपने पास, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है वो एंटी फ्रीज की तरह काम कर रहा होता है। ये किस में हेल्प करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने में हेल्प करता है। यानी कि जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ कर रहा था, एंटी फ्रीज़ डालने के बाद हो सकता है -9 पे फ्रीज़ करे या उससे भी कम टेम्परेचर के अंदर फ्रीज़ करे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने का काम कर रहा है, यानी कि दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीनेचर्ड स्पिरिट इज मेनली यूज्ड एज। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं डीनेचर्ड स्पिरिट के बारे में, तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो डीनेचर्ड स्पिरिट होती है ना, बेसिकली ये क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल जिसको नॉर्मली कंज्यूम किया जाता है एज अ अल्कोहल, इसके अंदर हम कुछ एडिटिव्स डाल देते हैं। एडिटिव्स जैसे कि इसमें हम मिथेनॉल डाल सकते हैं या फिर कोई और सब्सटेंस डाल सकते हैं, जिससे ये जो इथेनॉल था वो पीने लायक ना बचे। या तो इसका टेस्ट पूरा का पूरा ख़राब हो जाए, या तो ये पॉइजनस हो जाए कि इसको कोई कंज्यूम ना कर सके। ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे मान लो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे ना इथेनॉल का यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल कोई चीज़ बनाने के लिए। तो अब खुद सोचो वहाँ पे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे वो क्या कर सकते हैं, इस इथेनॉल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको लेके कहीं और बेच सकते हैं अलग से पैसा कमाने के लिए। तो इसीलिए ज़्यादातर क्या किया जाता है, इस इथेनॉल के अंदर कुछ एडिटिव्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो पूरा का पूरा एक तरीके से अगर मैं इसके नेचर के बारे में बात करूँ तो वो ख़राब हो रहा है। यानी कि मैं इसको क्या बोलूँगी, डीनेचर्ड स्पिरिट बोल दूँगी। तो ये जो डीनेचर्ड स्पिरिट होता है वो किसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है इन द सॉल्वेंट इन प्रिपेयरिंग वार्निशेस, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिकली एक मटेरियल जो कि मीडियम प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। तो एक इसमें यूज़ किया जाता है वार्निशेस। अब वार्निशेस क्या होता है, तुमने देखा होगा जैसे कोई लकड़ी का काम हो रहा है या कोई मेटल वगैरह है, उसको शाइन सा बनाना है तो उसके ऊपर हम कुछ वार्निश वगैरह जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसके सूखने के बाद वो जो अपना वुड है या फिर मेटल है वो हार्ड हो जाएगा और थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा। तो डीनेचर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, उन सॉल्वेंट्स में, ताकि हम वार्निशेस बना सकें, ठीक है। तो देखो डीनेचर्ड स्पिरिट क्या होती है, इथेनॉल,
इथेनॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एडिटिव्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो पॉइजनस हो जाए, उसका जो टेस्ट है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाए, या फिर उससे बहुत ही गंदी सी स्मेल आए कि सूंघ के ही उल्टी जैसा मन हो जाए, जिसकी वजह से उसकी जो कंजप्शन है वो ना हो। ठीक है, वार्निशेस क्या होते हैं, वार्निशेस बेसिकली रेजिन्स जिसको लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, उसको वुड के ऊपर, मेटल के ऊपर या फिर दूसरे मटेरियल्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि जब वो ड्राई हो तो वो जो सरफेस है वो हार्ड, क्लियर और शाइनी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली प्रेजेंट इन टॉनिक्स। ये जो टॉनिक्स वगैरह हम पीते हैं उसके अंदर, जैसे कि ये मान लो तुम्हें खांसी वगैरह हो रही है तो तुम टॉनिक पीते हो, तो उस टॉनिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इथेनॉल, ईथर, ब्यूटेनॉल या फिर कोलन। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेन इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। इसको तुम और कैसे लिख सकते हो, CH3CH2OH। ठीक है, तो चाहे इसको ऐसे बोलो चाहे इसको ऐसे बोलो, सेम ही चीज़ है। देखो यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, और OH और OH। ठीक है, चाहे इसको वैसे लिखो चाहे वैसे लिखो, सेम ही चीज़ है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है इथाइल एल्कोहल, अगर कॉमन नाम की बात करूँ तो। ठीक है, तो ये जो टॉनिक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, उसके अंदर हमने क्या बोला, क्या प्रेजेंट होता है, इथेनॉल। इसको हम और क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। और इसको ज़्यादातर टॉनिक्स में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो बहुत सारे मेडिसिनल कंपाउंड्स के अंदर हम इसको डालते हैं, और साथ के साथ इसका एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है, हमें स्टिमुलेट करने का ये काम भी कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ डायनामाइट इज। जो डायनामाइट होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, सेकंड ऑप्शन है पिक्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन एंड फोर्थ ऑप्शन है TNT। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा नाइट्रोग्लिसरीन। जब भी हम बात करते हैं डायनामाइट के बारे में तो डायनामाइट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसको तो डायनामाइट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। पिक्रिक एसिड और ये जो TNTs होते हैं, ठीक है कि एक्सप्लोजिव्स की तरह काम करते हैं, बट स्टिल इसको डायनामाइट के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजिव होता है, इसकी वजह से डायनामाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये एक एक्सप्लोजिव कंपोनेंट होता है जो कि डायनामाइट को उसकी पावर देता है। ठीक है, बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि सॉर्बेंट्स वगैरह, स्टेबलाइजर्स वगैरह, उनको भी यूज़ किया जाता है डायनामाइट के अंदर, बट स्टिल ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो की केमिकल होता है जो कि ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन करवाने में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रोग्लिसरीन विद। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि ये जो डायनामाइट है उसको नाइट्रोग्लिसरीन के साथ और किसके साथ मिक्स किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉडस्ट एंड अमोनियम नाइट्रेट, सेकेंड है सेलुलोज नाइट्रेट, थर्ड ऑप्शन है सॉडस्ट अलोन एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जब भी हम डायनामाइट को बनाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन के साथ हम सॉडस्ट और अमोनियम नाइट्रेट को ऐड करते हैं या फिर मिक्स करते हैं। अब ये सॉडस्ट क्या है, ठीक है अमोनियम नाइट्रेट मेरे को पता लग जाएगा, लेकिन ये सॉडस्ट क्या होता है। तो सॉडस्ट क्या होता है कि जब भी तुम किसी भी लकड़ी वगैरह को सॉ से कट करते हो तो जो भी डस्ट या फिर स्मॉल पीसेस होते हैं वुड के जो प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉडस्ट बोलते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन के साथ हम क्या ऐड करते हैं, सॉडस्ट और अमोनियम नाइट्रेट को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वाइन कंटेन्स। वाइन बेसिकली एक अल्कोहल है, राइट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, CH3OH, C2H5OH, C6H5OH या फिर ग्लूकोज। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH3OH तो ये क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं। C2H5OH दो कार्बन है यानी कि क्या नाम बनेगा, इथेनॉल, और इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल एल्कोहल। C6H5OH यानी कि बेसिकली यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होगी और उसके ऊपर लगा हुआ होगा OH, यानी कि ये क्या है, ये है बेंजाइल एल्कोहल।
ठीक है। और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो वाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाइन के अंदर प्रेजेंट होता है इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, वाइन जो है वो कैसे बनता है, फ्रूट्स, ग्रेप्स, ठीक है, या जो भी चीज़ जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है उसकी फर्मेंटेशन से ये बनता है। फर्मेंटेशन के दौरान जो यीस्ट होती है वो शुगर को चेंज कर देती है इथेनॉल के अंदर, और इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। और ये जो C2H5OH होता है वाइन में, बियर में, स्पिरिट्स में, इन सब में ये पाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इथेनॉल जो है वो मेन और डिफाइनिंग कंपोनेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे CH3OH के बारे में बात करूँ, वो क्या था, मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम और क्या बोल देते हैं, वुड एल्कोहल बोल देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ऊपर, राइट, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है और वाइन में ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाया नहीं जाता है। अगर मैं C6H5OH के बारे में बात करूँ, इसको हम और क्या बोल देते हैं, फिनोल भी बोल देते हैं। ये जो फिनोल है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर। ये जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, लेकिन ये वाइन का कंपोनेंट नहीं होता है। अगर मैं ग्लूकोज के बारे में बात करूँ, ग्लूकोज क्या होता है, एक शुगर होती है, ठीक है, कि ये प्रिकर्सर होता है अल्कोहल का, लेकिन ये जो अपने पास अल्कोहल है, वाइन है, उसके अंदर इथेनॉल प्राइमरी प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड इन। सबसे पहले तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 होता है। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है वो किस में यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड, एंटीपायरेटिक या एनेस्थेटिक। एंटीसेप्टिक का मतलब जैसे मान लो जो तुम डेटॉल वगैरह यूज़ करते हो, है ना, वो किसके अंदर आते हैं, एंटीसेप्टिक के अंदर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, इसको हम अपनी सरफेस के ऊपर लगाते हैं। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारे। एंटीपायरेटिक बेसिकली वो ड्रग्स होती है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं, या फिर जिसको हम फीवर के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक यानी कि जिससे तुम बेहोश होना शुरू हो जाओ। तुमने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा भी होगा, राइट, कि क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को एक वाइट से कपड़े में या फिर नॉर्मल किसी भी कपड़े में डिप किया जाता है, उसको सुंघा दिया जाता है, जिससे सामने वाला बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे क्या है, वो है एनेस्थेटिक, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, ये जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हमेशा हम डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है वो लाइट के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो हमने क्या बोला था, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है। तो लाइट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब देखो अपने पास क्या था, कार्बन, 3 यहाँ पे लगे हुए हैं क्लोरीन, और एक यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन अगर आ रहा है तो हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ से। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है वो बनता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके साथ साथ कौन जाएगा, Cl भी जाएगा। तो यहाँ से HCl हो जाता है माइनस, यहाँ पे कार्बन था, इसके साथ कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन, और साथ में क्या आ गया, डबल बॉन्ड में O आ गया, यानी कि COCl2 बन जाता है। और ये जो COCl2 होता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट, विच इज़ पॉइजनस गैस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको डार्क कलर की बॉटल्स में भी रखा जाता है, एनेस्थेटिक की तरह ये काम करता है, ठीक है। एंटीपायरेटिक हमने पढ़ लिया कि ड्रग जिससे फीवर को कम किया जाता है, और एनेस्थेटिक वो ड्रग जो कि फीलिंग का लॉस या फिर अवेयरनेस का लॉस करवाता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे आपको समझ में आए हों। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।